सो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 से अपने इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 72 तक डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग यहाँ से अपने क्वेश्चन की शुरुआत करने वाले हैं। तो कह रहा है कि अंडर विच सिस्टम और सेटलमेंट द इंडियन स्टेट लॉस्ट देयर राइट्स टू फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस। तो किस सिस्टम या सेटलमेंट के ज़रिए ये प्रावधान था कि जो इंडियन स्टेट्स थे वो अपने राइट्स और फॉरेन अफेयर्स के राइट्स और डिफेंस के राइट्स लूज़ कर दिए थे। पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दूसरा है सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट और डायरकी सिस्टम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा निकल के आता है ये है ये, यानी कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इज़ द राइट आंसर। ठीक, अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको, राइट, कि सब्सिडरी अलायंस होता क्या है। तो सब्सिडरी अलायंस बेसिकली एक सिस्टम होता है जिसके तहत आपका जो है ये सिस्टम बेसिकली इसे लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने, और इसमें इसके बारे में कहा जाता है कि जो भी इस सब्सिडरी अलायंस को साइन करता था, जो भी प्रिंसली स्टेट या जो भी इंडियन स्टेट साइन करता था, उसे उसकी फॉरेन अफेयर्स यानी कि फॉरेन रिलेशन और उसका जो फॉरेन रिलेशन के अलावा उसका जो होता है डिफेंस यानी सेना, इन दोनों से उसे वंचित कर दिया गया, राइट। तो इट वाज अ पॉलिसी ऑफ इनडायरेक्ट वेयर बाई द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंट्रोड्यूस्ड लॉर्ड वेलेस्ली हु वाज गवर्नर जनरल फ्रॉम 1798 टू 1805। ठीक है, तो वही चीज़ है कि ये एक इनडायरेक्ट सिस्टम ऑफ रूल था जिसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं, ये कहना होगा टू बी प्रिसाइज कि कंपनी ने लाया था लॉर्ड वेलेस्ली के अंडर में, जो कि 1798 से लेकर 1805 तक गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो ये पहली चीज़ थी। ये एक तरीके का ट्रीटी हुआ करता था, राइट, ये एक तरीके का ट्रीटी हुआ करता था। और इस ट्रीटी में क्या होता था कि इस तरह की ट्रीटी सबसे पहले तो फ्रांस का गवर्नर होता था, फ्रांस का एक गवर्नर होता था, गवर्नर जनरल, जिसका नाम था डुप्ले। तो कहा जाता है कि सबसे पहले इसने इस तरह की ट्रीटी इंडियन स्टेट्स के साथ लागू करी थी। तो इसी नाम से नहीं, लेकिन इस तरह की वो ट्रीटी लाया था क्योंकि उसमें उस ट्रीटी में कुछ ऐसे ही प्रावधान थे जैसे कि सब्सिडरी अलायंस में होता है, राइट। तो अगर बात करें तो सबसे पहला जो
सब्सिडरी अलायंस में शामिल होने वाला जो प्रिंसली स्टेट था वो नवाब ऑफ अवध था। अब इसकी मैं स्टोरी थोड़ा सा बता रहा हूँ। नवाब ऑफ अवध। बात दरअसल ये है कि जो नवाब ऑफ अवध होता था उसको ये ट्रीटी क्यों साइन करनी पड़ी थी। तो इसके लिए हमें पीछे जाना होगा। एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, राइट। और उस बैटल ऑफ बक्सर में 1764 में ये जो बैटल हुई थी, इस बैटल ऑफ बक्सर बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है। तो इस बैटल में दो पार्टी थी। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दो पार्टी थी। एक थी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी थी मुग़ल बादशाह शाह आलम टू, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम। एक्चुअली में ये डिपोज्ड हो चुका था, इस समय नवाब नहीं था। तो इन तीनों की संयुक्त सेना थी और इधर कंपनी की सेना थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ये जो बैटल हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर, यहाँ पे ब्रिटिश अपने सुपीरियर आर्म्स और सुपीरियर आर्टिलरी और एम्यूनेशन के दम पर ये वाला जो बैटल था ये जीत लिए थे, राइट। तो इस ट्रीटी के बाद में हमें मतलब इस बैटल के बाद में हमें एक ट्रीटी देखने को मिलती है जिसका नाम रहता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, राइट। 1765 में ये ट्रीटी होती है। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के ज़रिए क्या होता है कि ये जो बनारस का जो एरिया होता है ये मुग़ल बादशाह शाह आलम से छीन के अवध के नवाब को दे दिया जाता है, राइट। बनारस जो रहता है ये पहले मुग़ल एम्पायर के पास रहता है, ठीक है। तो अंग्रेज़ क्या करते हैं, मुग़ल एम्पायर से लेके ये इसे अवध के नवाब को दे देते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा, तो इससे ये हुआ कि जो हमारा पूरा नया नक्शा उभर के आता है उसमें जो अवध का जो एरिया रहता है वो बढ़ जाता है, राइट। ये अवध हो गया और ये बनारस हो गया, तो ये पूरा संयुक्त हो गया अवध। तो इससे एक तरह से अवध प्रांत ज़्यादा बड़ा हो गया और ये ऐसा इसलिए किया गया ताकि अवध को एज अ बफर स्टेट बनाया जा सके, एज अ बफर स्टेट क्रिएट किया जा सके, ताकि जो है आने वाला जो युद्ध होगा हमारा मराठों से, अंग्रेज़ों की ये मंशा थी कि मराठों से जो आने वाला युद्ध होगा उसमें ये अवध हमारा एक तरह से सपोर्ट देगा। तो इसलिए उन्होंने बनारस को जो है एक अवध को दे दिया। बदले में फ्री में कोई काम तो ये करेंगे नहीं, बदले में इन्होंने ये किया कि जो इधर आपका पश्चिम यूपी का इलाका जो था अवध का, जिसे रोहिला वाला इलाका कहते हैं, तो उसको प्रोटेक्शन देने में अंग्रेज़ों से इन्होंने संधि ट्रीटी कर ली, राइट, प्रोटेक्शन के लिए। ये ट्रीटी उस वक्त उस समय इंडिया का बंगाल का गवर्नर जनरल होता था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग।
वॉरेन हेस्टिंग, राइट। तो वॉरेन हेस्टिंग ने उस समय ये ट्रीटी अवध से साइन कर ली थी। और उस समय इस तरह के स्कीम को कहा जाता था रिंग फेंस पॉलिसी। रिंग फेंस पॉलिसी और कुछ नहीं था बल्कि सब्सिडरी अलायंस का एक मिनिमाइज्ड रूप था। इसके तहत ये होता था कि जो अवध होगा, अब से ये मुग़ल एम्पायर से या किसी अन्य प्रिंसली स्टेट से बिना अंग्रेज़ों की सहमति से कोई भी फॉरेन रिलेशन नहीं रखेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये थी कि अवध की जो फ़ौज रहेगी वो अपनी आधी फ़ौज इसमें इंग्लिश फ़ौज को रखेगा और आधी इसकी नेटिव फ़ौज रहेगी। तो ये रिंग फेंस पॉलिसी थी। इसका मेन मकसद ये था कि वैसे तो ये फ्रेंच जो थे फ्रांसीसी, उनको रोकने के लिए ये रिंग फेंस पॉलिसी लाई गई थी। और इसलिए अवध से इन्होंने ये ट्रीटी साइन की थी, ठीक है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता है हमारा, ठीक है, तो ये चीज़ें चल रही होती हैं। तो बात आती है 1798 तक, ठीक है। जिस समय 1798-99 की बात आती है, उस समय जो रहता है वेलेस्ली बन के आता है गवर्नर जनरल, राइट। 1798 की बात है ये, 1798-99 की। यहाँ पे क्या होता है कि लॉर्ड वेलेस्ली कहता है कि देखो, आपने तो रिंग फेंस पॉलिसी के तहत पहले ही अपने आधे जो है फॉरेन रिलेशंस का सरेंडर कर दिया है। अब आपको ऐसा कोई औचित्य लगता तो नहीं है कि आप अपनी फ़ौज को अपना मेंटेन करेंगे, आपका खर्चा ही बढ़ाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम सब्सिडरी अलाइंस साइन कर लेते हैं, राइट। सब्सिडरी अलाइंस साइन कर लेते हैं। इसके तहत ये होगा कि जो आपकी जो फ़ौज रखने का जो खर्चा है वो आपसे कम हो जाएगा। मतलब आपको अब फ़ौज नहीं रखनी होगी, फ़ौज हम रखेंगे, आपकी हिफाजत हम करेंगे और आपकी प्रोटेक्शन हम करेंगे। और आप जो है इसके एवज में हमें उस फ़ौज का खर्चा उठाने के लिए पैसा दे दीजिएगा, राइट। और दूसरा काम आप ये करिएगा कि अब से आप जो है किसी भी विदेशी के साथ या फिर किसी भी इंडियन नेटिव स्टेट्स के साथ भी फॉरेन रिलेशन नहीं रखेंगे, ठीक है। हमारा जो एक बंदा होगा वो आपके दरबार में रहेगा और वो इस चीज़ को लुकआउट हमेशा करता रहेगा, ठीक है। ये बंदा जो है हमेशा आपके दरबार में रहेगा और ये आपका लुकआउट करता रहेगा कि आपके कोर्ट में क्या चल रहा है, राइट। तो ये चीज़ें हैं। तो अब ऐसे तो ये देगा नहीं, तो फिर इन्होंने कहा, अंग्रेज़ों ने कहा कि देखिए, हम आपको ऐसा इसलिए कह रहे हैं, इस चीज़ को ऐसा है, ये चीज़ ना लीजिए, अपने मन में कोई बात ना रखिएगा। ये बस आप ऐसे समझिए कि हम आपको एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। हमारे रहते हुए आपको अपने राज्य की सुरक्षा की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब हम आपके भले के लिए कर रहे हैं। तो ये पूरा सीन था सब्सिडरी अलायंस का। तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं हम अपने। हाँ, तो क्वेश्चन पे हम वापस आते हैं अपने। क्वेश्चन हमारा यही कह रहा था, अंडर विच सिस्टम और सेटलमेंट स्टेट लॉस देयर राइट टू फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस। तो ये सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम था। और अवध का जो नवाब था वो पहला ऐसा स्टेट था जो कि सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम ये स्वीकार किया था, राइट। फिर दूसरा निज़ाम ऑफ हैदराबाद, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भाई ये आपने बता दिया कि जो अवध का नवाब था ये तो पहला ऐसा राज्य था जो कि सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम को स्वीकार किया था, हैं। लेकिन निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो था वो उसका क्या सीन था। तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो था ये पहला ऐसा रूलर था जिसने
सब्सिडरी अलायंस का वेल फ्रेम्ड, जो सब्सिडरी अलायंस का पूरा दस्तावेज के साथ उसको स्वीकार करने वाला पहला राज्य जो ये था वो हैदराबाद का निज़ाम था। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दो तरीके से बन सकता है। पहला क्वेश्चन है कि सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करने वाला पहला राज्य कौन था, तो उसका आंसर हो जाएगा अवध। और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि सब्सिडरी अलायंस को फॉर्मली या वेल फ्रेम्ड तरीके से एक्सेप्ट करने वाला कौन सा राज्य था, तो वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद था। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट अलग है और ये दोनों का आंसर हमारा ऑप्शन के हिसाब से अलग हो जाता है, राइट। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि सब्सिडरी अलायंस से रिलेटेड हमारे इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, राइट। फिर इसके बाद और एक चीज़ पे आते हैं, जो अंग्रेज़ों ने रूल करने के लिए कई सारी पॉलिसी लाई थी। इसमें मैंने एक तो बता दिया सब्सिडरी अलायंस का, दूसरा इन्होंने एक और पॉलिसी लाई थी, उसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये क्या था? ये एक ऐसा सिस्टम होता था जिसमें कि जैसे मान कोई स्टेट है, राइट, तो स्टेट में जो है, किसी स्टेट में मान लीजिए कोई लीगल हायर नहीं है। लीगल हायर से यहाँ पे मतलब है लीगल हायर। तो लीगल हायर का मतलब यहाँ पे ये दिया, ये अंग्रेज़ों से है कि जो राज्य है, मतलब राजा है, उसका जो बेटा होगा वो कोई एडॉप्टेड सन नहीं होगा, बल्कि उसका अपना खून होगा, ठीक है। यानी वो एडॉप्टेड सन नहीं होना चाहिए। अगर एडॉप्टेड सन है तो वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू हो जाएगा। तो अगर वो एडॉप्टेड सन नहीं है तो वो लीगल हायर है, और अगर एडॉप्टेड सन है तो वो लीगल हायर नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हमें समझना है, एडॉप्टेड सन नहीं है तो वो लीगल हायर है, और अगर एडॉप्टेड सन है तो वो लीगल हायर नहीं कंसीडर किया जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, ठीक है। तो इसके तहत कई सारे राज्य को मिला लिया गया ब्रिटिश एम्पायर में, कि आपके पास लीगल हायर तो आपके पास है नहीं, तो आपको अपना जो राज्य है वो ब्रिटिश एम्पायर में मिलाना होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के इलाके में। तो इस तरह का राज्य स्वीकार करने वाला पहला मतलब इस तरह की पॉलिसी के तहत पहला राज्य को लेने वाला पहला राज्य था सतारा। इसे 1848 में 1848 में इसे मिलाया गया था। फिर इसके बाद अगले साल संभलपुर को लिया गया, ठीक। फिर 1854 में नागपुर और झांसी को एक साथ लिया गया, एक ही साल में, मतलब नागपुर एंड झांसी। ये 1849 है, ये 1854 है। और 1855 में टोरी और अर्कोट को लिया गया। 1855 में, ठीक है। और फिर इसके अलावा उदयपुर को लिया गया। ये छत्तीसगढ़ में है, ये छत्तीसगढ़ वाला है। तो ये इसको फिर सबसे बाद में लिया गया। तो ये सारे कुछ राज्य थे जिनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत मिलाया गया था, राइट। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन कर लिया है। और इसके अलावा और
अगर हम बात करें तो फिर क्वेश्चन में आते हैं हम दोबारा से, और कोई पॉलिसी है तो क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में बताते थे, सब्सिडरी अलायंस में बताते थे। परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है? परमानेंट सेटलमेंट इज़ नथिंग बट आपका एक तरीके से परमानेंट सेटलमेंट इज़ नथिंग बट ये आपका लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट का होता है, जिसे बंगाल में लाया गया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे। ठीक है, तो ये चीज़ है। और फिर उसके बाद जो हमारा आखिरी चीज़ निकल के आता है, डायरकी सिस्टम। तो डायरकी जो है आपका 1919 में लाया गया था, प्रोविंसेस, पहले प्रोविंसेस में लाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। और ये मॉन्टेस्क्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत लाया गया था। मॉन्टेस्क्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म के ज़रिए इसे लाया गया था। तो इस हिसाब से जो अपने फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस के जो राइट खोने का है, तो ये सब्सिडरी अलायंस का एक अहम हिस्सा था। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और आई होप आपको इस क्वेश्चन का पूरा इन डेप्थ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। राइट, चलिए, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हेन डिड द फ्रेज प्रोक्लेमिंग द गवर्नर जनरल टू बी द सर्वेंट ऑफ एम्परर वाज ओमिटेड फ्रॉम हिज ऑफिशियल सील। तो कह रहा है कि किस एक्ट के ज़रिए या कब गवर्नर जनरल का जो नाम है, गवर्नर जनरल का जो नाम है वो सर्वेंट ऑफ एम्परर से एम्परर से हटा दिया गया था। ठीक है, ऑफिशियल सील से। गवर्नमेंट आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, आफ्टर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, आफ्टर द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड आफ्टर द ईस्ट इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा निकल के जो आता है ए है, आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आता था 1858 में आया था, ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। राइट, इससे पहले इससे जस्ट एक साल पहले इंडिया में रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, आपको पता ही होगा। रिवॉल्ट ऑफ 1857 अगर हम बात करें, अगर ब्रिटिश टाइमलाइन की, ब्रिटिश रूल के टाइमलाइन की, राइट, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ। तो एक लाइन है, मान लेते हैं ये एक लाइन है। राइट, ये आपका 1757 है। ठीक है, और ये आपका 1947 है। तो इसमें कई सारे साल रहे होंगे। तो होता क्या है कि ये एक टाइम फ्रेम है जिसमें कि हमें ब्रिटिश रूल इंडिया में देखने को मिलता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के इस टाइम लाइन में रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो ये वाला बिल्कुल फेज़ है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि ये एक डिवाइडिंग लाइन बन जाता है 1757 से 1857 तक के ब्रिटिश पॉलिसी कैसी थी।
और ये फिर 1857 से 1947 तक ब्रिटिश पॉलिसी में क्या चेंज आया है, ठीक है। तो उस चेंज की जो शुरुआत हमें देखने को मिलती है, वो चेंज की शुरुआत हमें यहीं से देखने को मिलती है, ठीक है, अगले साल से। तो कहीं ना कहीं रिवॉल्ट ऑफ 1857 का इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आने में एक बड़ा रोल रहा है। इससे पहले भी इसके पहले जो पिछला जो चार्टर था उसका नाम था चार्टर एक्ट ऑफ 1853, राइट। तो इस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के तहत ये किया गया था कि एक चार्टर एक्ट ऑफ 1853, हाँ, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बारे में मैं बता रहा था। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 बेसिकली ये था कि इसके तहत इसमें ये कहा गया था कि जो कंपनी का जो अब तक जो रिन्यूअल का आता था हर 20 साल के लिए, वो इसमें अब नहीं रहेगा, राइट। यानी कि एक तरह का संकेत यहाँ पे पहले ही मिल चुका था कि अब जो भी अगर इस तरह की गतिविधि होगी जो कि कंपनी का मिसमैच या मिस रूल हमें देखने को मिलेगा, तो हम एक एक्ट लाएंगे और उसके ज़रिए हम कंपनी को दंडित करेंगे, ठीक है। तो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में कहीं ना कहीं छिपा हुआ संदेश इसमें था। तो इसलिए जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 था, उसने हमें इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को आने का संकेत हमें पहले ही दे दिया था, ठीक है। फिर जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, जिसमें कि बहुत मारकाट हुई, बहुत वायलेंस हुआ, तो इसके बाद ये तय होगा कि ये 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने वाला है, ठीक है। तो वही है। तो इसी एक्ट का एक नतीजा हमें ये देखने को मिला कि इस एक्ट के ज़रिए कहा गया कि देखो ऐसा है कि अब बस बहुत बातें बहुत हो गई हैं, ठीक है। और गवर्नर जनरल, कंपनी का जो गवर्नर जनरल है, जो कि कहने को सर्वेंट ऑफ क्राउन है, एम्परर है, लेकिन सर्वेंट जैसा कोई काम करता नहीं है, तो वो अब से सर्वेंट नहीं रहेगा। गवर्नर जनरल अब से कंपनी का सर्वेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ में अब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के ज़रिए इसको हटा दिया गया, ठीक। तो ये कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की बातें थी, ठीक। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का और भी चीज़ें थी। इसने इंडिया में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद को सृजन किया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और फिर काउंसिल ऑफ इंडिया का बनाया, काउंसिल ऑफ इंडिया नाम के इंस्टीट्यूशन बनाया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा निकल के आता है, फिर वापस अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमें निकल के आता है वो है आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ट्रीटी वॉज कॉन्क्लूडेड आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, ठीक है, 1824-26। मतलब फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर जो हुई थी वो किस ट्रीटी के तहत कॉन्क्लूड हुई थी? तो ट्रीटी ऑफ याराकान, ट्रीटी ऑफ टेंसरीम, ट्रीटी ऑफ रंगून और ट्रीटी ऑफ यांडुबू, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमें निकल के आता है वो है ट्रीटी ऑफ यांडुबू, ठीक है। ट्रीटी ऑफ यांडुबू के ज़रिए फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर कॉन्क्लूड हुई थी, जो कि 1824-26। एक्चुअली में इसमें 2 युद्ध हुए थे, और दूसरे बर्मीज युद्ध में जो कि आपका हुआ था 1853 के आसपास, राइट। तो उसमें आपके पूरा बर्मा को एनेक्स कर लिया गया था, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें, तो जो हमारा जो
अंग्रेज़ों के टाइम पे और भी कई सारे चीज़ें हुई थी। जैसे मराठों के 3 युद्ध हुए थे मराठों से। पहला हुआ था आपका 1775 से 82 तक। दूसरा हुआ था इसके 20 साल बाद 1803 टू 5। और फिर तीसरा जो हुआ था आपका ये आपका हुआ था 1817 से 19 तक। ठीक, तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग बता दिया है। ठीक है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा निकल के आता है वो डी है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डिड ब्रिटेन सिक्योर अ टाइटल टू रूल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट कोड। तो ब्रिटेन को कैसे इंडिया में रूल करने का एक तरीके से लाइसेंस मिल गया, तो इसी के बारे में स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है। इन सबको थोड़ा साफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं। द डिसोल्यूशन ऑफ द मुगल एम्पायर एंड द सीसेशन बाय एंड द कॉन्क्वेस्ट फ्रॉम द मराठास द सिख एंड अदर टेरिटोरियल सॉवरेन्स फ्रॉम 1757 टिल 1857। ठीक, दूसरा है सॉवरेनिटी इन इंडिया इन्वॉल्व अंडर द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड अंडर द लॉ ऑफ नेशन एज एक्सपाउंडेड इन यूरोप, द अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड द रिकॉग्निशन ऑफ ऑल सिविलाइज्ड नेशन। राइट, तीसरा है द ग्रांट ऑफ चार्टर कैरीड सॉवरेन स्टेटस टू द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ट्रीटीज ऑफ पेरिस एंड वर्साई and Congress of Vienna conveyed international recognition to this status. And after suppression of revolt of 1857, Mughal emperor transferred the sovereignty to Britain. Right, तो यहाँ पे ब्रिटिश सिक्योर अ टाइटल टू रूल की यहाँ पे बात किया है। तो यहाँ पे जो चौथा स्टेटमेंट अगर हम ध्यान से पढ़ें तो आफ्टर द सप्रेशन ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 मुगल एम्परर ट्रांसफर द सॉवरेनिटी टू द ब्रिटेन, ये हमारा गलत हो जाता है। राइट, ये हमारा इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि 1857 में ही जो है मुग़ल एम्पायर की जो पावर रहती है वो इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि वो कुछ करने की स्थिति में रहता ही नहीं है। ठीक है, तो वो वर्चुअली ख़त्म ही रहता है। तो फिर पावर सॉवरेनिटी के जो ट्रांसफ़र की जो बात हुई है तो ये तो लॉजिकल ही नहीं है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हमें निकल के आता है 1 and 2 ओनली, 1 2 and 3 ओनली, 1 2 3 and 4, 1 and 4। राइट, तो 4 तो वैसे भी कट जाएगा तो ये तो होना ही नहीं है। 1 and 2, 3 कौन सा गलत है, तो इसका आंसर बी है। तो 1 2 and 3 इज़ द राइट आंसर। राइट, ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ऑथर्स दिए हैं और बुक्स दिया है। राइट, तो पहला है वीरा आंस्टे। तो वीरा आंस्टे जो है तो वीरा आंस्टे की जो किताब है उसका नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी इसका हो जाएगा ए। ठीक है, दूसरा है बी एम भाटिया। तो बी एम भाटिया की जो किताब है वो फेमाइंस पे है, फेमाइंस इन इंडिया। डी एच बुकानन की किताब का नाम है द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट और डी आर गाडगिल इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन इन इंडिया। तो इसका आंसर हमारा बी निकल के आता है। 1 2 3 4 सब एक साथ ही मेंशन्ड है। राइट, ठीक, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। रिस्टोरेशन ऑफ मैसूर टू ओल्ड रूलिंग फैमिली वॉज अ यूनिक थिंग इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। व्हेन डिड व्हाट डिड इट, तो हु डिड इट, तो ये सवाल है किसने किया था ये चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ जो किया था बेसिकली
ये लॉर्ड रिपन ने किया था, ठीक है। तो रिस्टोरेशन ऑफ राजा ऑफ मैसूर वॉज अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और ये रिपन के टाइम पे हुआ था क्योंकि मैसूर का जो राजा था वो 1868 में डिपोज्ड कर दिया गया था, ठीक है। और उसके डिपोज्ड करने के बाद से क्या होता है कि मैसूर में एक तरीके से गृह युद्ध की सिचुएशन आ जाती है। और उस गृह युद्ध की सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ने लगती है। तो एज ए गुडविल ऑफ जेस्चर इसे रिपन ने यहाँ के जो रूलिंग डायनेस्टी थी, ओल्ड रूलिंग डायनेस्टी, उसको रिस्टोर किया। और इस यहाँ इससे क्या हुआ कि वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी वो कुछ हद तक इम्प्रूव होनी शुरू हो गई, ठीक है। अब और लोगों के बारे में बता देते हैं। लॉर्ड केनिंग, ये जो बंदा है ये आपका फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया रहता है। और ये आपका 1856 से लेकर 1862 तक वाइसरॉय रहता है, राइट। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके टाइम पे ही 1857 का रिवॉल्ट होता है। इसी के टाइम पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, ठीक है। और इसी के टाइम पे क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर, इंडियन हाई कोर्ट, आईपीसी, बंगाल रेंट एक्ट और इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे सब कुछ इसी के टाइम पे शुरू होता है। तो ये इस लिहाज से भारत का जो पहला वाइसरॉय है इसका हमें टाइम पीरियड में ये इतने इम्पोर्टेंट इवेंट हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें डफरिन की, तो डफरिन जो होता है हमारा ये इसी के टाइम पे जो है कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट होती है 1886 में, आपको पता होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम कांग्रेस जो है इसी के टाइम पे इस्टेब्लिश होती है। तो ये लैंड्स डाउन का कुछ इतना खास सिग्निफिकेंट प्रोग्राम हमें देखने को मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी एक इंडिया का एक वाइसरॉय रहता है, तो ये है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा निकल के आता है वो है बी, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अपोज द अपॉइंटमेंट ऑफ मुत्तुस्वामी अय्यर to the Madras High Court on the grounds that a native official should not draw the same rate of pay as a European in similar circumstances, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा रेसिस्ट रिमार्क है। तो किसने किया है? तो द हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, द ट्रिब्यून, मद्रास मेल। तो ये जो ये चीज़ जो है रेसिस्ट स्टैंड है, ये चीज़ इस चीज़ को सपोर्ट किया है द हिंदू ने, ठीक है। इसने मद्रास हाई कोर्ट के जो जज थे उनके चीज़ को सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है, बल्कि उसका अपोज किया था। और इसलिए क्योंकि ये इंडियन थे और इंडियन होने के नाते इनको सेम पे रखने का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो एक कॉलोनियल माइंडसेट का एक तरीके से हमें इसमें देखने को मिलता है, कॉलोनियल माइंडसेट का रूप। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को हम आते हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग रोट दैट कांग्रेस वाज बॉर्न थ्रू अ कॉन्स्पिरेसी टू फॉरस्टॉल अ पॉपुलर अपराइजिंग इन इंडिया एंड बुर्गुएज लीडर वर पार्टी टू इट, ठीक है। तो ये किसका कथन है कि जो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो एक षड्यंत्र के तहत किया गया था। और उस षड्यंत्र में जो है भारत के बुर्जुआ वर्ग और कॉलोनियल लोग जो थे, ब्रिटिश लोग, वो ज़्यादा शामिल थे। तो आरपी दत्त हैं, आरसी दत्त हैं, जेपी नारायण हैं और बीजी तिलक हैं, ठीक है। तो ये बातें कुछ हद तक कम्युनिस्ट लोगों की लैंग्वेज में आती हैं। तो ये बातें 1940 में रजनीपाम दत्त यानी आरपी दत्त ने कहा है। और ये 1940 में इनकी जो मैगज़ीन थी इंडिया टुडे, उसमें उन्होंने ये बात कही है, ठीक है।
तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा निकल के आता है वो ए है, आर.पी. दत्ता, राइट। तो चलिए आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी अगले वीडियो से हम एक क्वेश्चन नंबर 81 से डिस्कशन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए और तब तक के लिए गुड बाय।